जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास की 23वीं श्रृंखला में हम आज बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। इसके क्या क्या परिणाम थे, इसके क्या क्या कारण थे, इन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। फिर हम करेंगे आज़ाद हिंद फौज का गठन कैसे हुआ, और फिर लास्ट में करेंगे पाकिस्तान की मांग के बारे में डिस्कशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। तो देखिए, क्रिप्स मिशन के जब वापस लौटने के बाद जब गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, तो उसमें बताया गया कि अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने के लिए उसमें वो कहा गया। और जब जापानी आक्रमण होगा भारत पे, तो भारतीयों से अहिंसक असहयोग का उसमें बात की गई थी, आह्वान किया गया था। तो कांग्रेस की जो कार्य समिति थी उसने वर्धा की अपनी बैठक, जो कि 14 जुलाई 1942 में संपन्न हुई, में इस संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं कि ये संघर्ष जरूरी क्यों था, अपरिहार्य क्यों था। तो यहाँ बात करते हैं, तो इसके कई कारण थे। तो इसमें अब हम 5 मुख्य कारणों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि संवैधानिक गतिरोध को हल करने के लिए क्रिप्स मिशन की जो असफलता थी, उसने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया था। और इससे यह बात भी स्पष्ट हो गई थी कि भारतीयों की ज़्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। दूसरा था कि जो चावल, नमक इत्यादि जो आवश्यकता की वस्तुएं थी, उनके मूल्यों में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। इसलिए जनता में उनके विरुद्ध तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की जो नाव थी उनको भी जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के डर से जब्त कर लिया था, जिससे जो लोकल लोग थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी के साथ ही जापानी आक्रमण के डर से ब्रिटेन ने असम, बंगाल और उड़ीसा राज्यों में दमनकारी और भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। भूनीति का मतलब समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो कारण था उसे हम इस नज़रिए से देखते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो ब्रिटेन की पराजय हुई थी, तो उससे भारतीय लोगों में भी इच्छा शक्ति जगी थी कि हम भी जो ब्रिटिश शासन है उसको हटा सकते हैं यहाँ से। और जो फोर्थ रीजन है उसको हम देखेंगे कि बर्मा और मलाया को खाली जब किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो उसके तौर तरीके काफ़ी असंतोषजनक थे। यहाँ पर सरकार ने यूरोपियों की जो बस्तियाँ खाली कराई थी, वहाँ के निवासी जो थे उनको भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया था। और वहाँ पे सड़कें भी दो तरह की थी, भारतीय शरणार्थियों के लिए यहाँ पर काली सड़कें तथा यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफ़ेद सड़कें। तो इस तरह जो ब्रिटिश सरकार की जो हरकतें थी, उससे अंग्रेजों की जो प्रतिष्ठा बनी हुई थी 200-300 साल से जो शासन कर रहे थे दूसरे देशों में, तो उससे इनकी जो गहरी इनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। और साथ ही इनकी जो सर्वश्रेष्ठता थी उसकी इनकी जो मनोवृत्ति थी वो भी उजागर हुई थी। और अंतिम जो कारण है वो देखेंगे कि निराशा के कारण जापानी आक्रमण का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना बहुत जरूरी था। कि जब लोग निराश हैं देश के, तो उस समय यदि जापानी आक्रमण होगा, तो जनता यदि कोई प्रतिरोध नहीं करेगी, तो इसका भी लोगों को डर था। इसका मतलब राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता के आंदोलन के जो नेता थे वो चाहते थे कि प्रतिरोध के समय जनता भी क्या करे, जो जापानी आक्रमण हो उस समय जनता भी प्रतिरोध करे। इसलिए इस तरह का आंदोलन करना जरूरी था। अब बात करते हैं हम कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो उसकी जो बम्बई के गवालिया टैंक में जो बैठक हुई, उसमें जो डिसीजन लिए गए उसके आधार पर हुई। तो ये जो बैठक थी ये आपकी 8 अगस्त 1942 को, और इसी दिन आपके भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा रखी गई। तो हम बात करेंगे कि जो 8 अगस्त 1942 का जो ऐतिहासिक दिन था, उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो एग्रीमेंट था, आपका जो प्रस्ताव था, ठीक है, उसको पारित किया गया। और इसमें बताया गया, घोषणा की गई कि भारत में, इसमें घोषणा की गई उसके 5 मुख्य बिंदु हम वो देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा यह भी की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फासीवाद और जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं उससे खुद की रक्षा कर सकता है, और अपनी जो अक्षुण्णता है, ये जो यूनिटी है, उसको बनाए रख सकता है। तीसरी बात थी कि अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए हम जो नॉन परमानेंट जो सरकार होगी, अस्थायी सरकार होगी, उसकी स्थापना भी करी जाएगी। चौथा जो रीजन था, चौथा जो इसमें डिस्कस किया गया घोषणा थी, वो थी कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी किया जाए, जैसे बोलेंगे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको फिर से लागू किया जाए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उसको समर्थन दिया जाए। और पांचवा इसका बिंदु था कि गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया जाए। तो मुख्यतः इसमें जो बात थी वो ये थी कि जो ब्रिटिश शासन था उसको तुरंत समाप्त करने का इसमें बात की गई थी। अब यदि बात करें कि जो इसमें जब ये प्रस्ताव रखा गया तो इसमें काफ़ी सारी निर्देश भी दिए गए थे। तो विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग निर्देश थे, लेकिन इस
जो मीटिंग थी इसमें बताया तो गया था, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था इन निर्देशों को। तो निर्देशों को भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जो वर्ग थे उनके लिए निर्देश दिए गए थे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं कि जो सरकारी सेवक थे उनसे कहा गया कि आप भाई रिजाइन मत कीजिए, लेकिन आप कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दें, सैनिकों से त्यागपत्र नहीं देने और उन्हें सहयोग करने, और उन्हें जो अपने सहयोगी और जो भारतीय हैं उन पर गोली नहीं चलाने के लिए कहा गया। छात्रों से कहा गया कि आत्मविश्वास की भावना हो आप में, और साथ ही जो शिक्षण संस्थान है वहाँ जाना भी आप बंद कर दें, पढ़ाई भी बंद कर दें। आगे जो कृषक वर्ग था उससे भी बताया गया कि जमींदार सरकार विरोधी है तो पारस्परिक सहमति से उसे लगान दें, अन्यथा यदि जमींदार सरकार का समर्थन करता है तो उसे लगान नहीं दें। और जो राजा महाराजा थे उनसे कहा गया कि आप जनता का सहयोग करें और अपनी प्रजा की जो संप्रभुता है, ठीक है, उसको भी आप स्वीकार करें। और जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के लोग थे, उनसे भी कहा गया कि आप भी सहयोग करें, और वे सरकार विरोधी हैं तो सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। इसके बाद हम यदि कहें कि जो करो या मारो का नारा था, जो कि एक हिस्टोरिकल आपका स्लोगन था मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का, तो वो इसी टाइम पे दिया गया। तो इसमें गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और ये मंत्र है करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेन बात रखनी थी, करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दिन 8 अगस्त 1942 के दिन दिया गया। अब यदि बात करते हैं आंदोलन का प्रसार किस तरह हुआ, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, आपका जो मूवमेंट था, आपके जो सांगठनिक कार्य तो जो थे और आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल जो वर्क थे तथा लगातार प्रचार अभियान से आंदोलन का वातावरण निर्मित कर चुके थे। ये चीज़ें लगातार चल रही थी क्रम में, लेकिन सरकार न तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी और ना ही आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ की वेट कर सकती थी। इसलिए उसने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी कर दिए, और 9 अगस्त की सुबह ही, 8 अगस्त को ये मीटिंग हुई आपकी, और उसकी 9 अगस्त को ही प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया तथा अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। अब इस गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवा उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। तो अब इसमें बात करते हैं कि प्रसार कैसे कैसे हुआ, तो वो है आपका पहला था जन विद्रोह है। तो जन विद्रोह आप समझ सकते हैं, जो सरकारी सत्ता के प्रतीक थे उन पर आक्रमण किया गया, बलपूर्वक तिरंगा फहराया गया, गिरफ्तारियां दी गई, पुल उड़ा दिए गए। तो इस तरह की जो आपकी हिंसक जो घटनाएं थी, वारदातें थी, उनको यहाँ पे यहाँ स्थान दिया गया। और अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में मजदूरों ने हड़ताल भी कर दी थी। यदि भूमिगत जो अंडरग्राउंड गतिविधियां थी उसकी भी बात करें, तो भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी तथा क्रांतिकारी आतंकवादियों के हाथों में रहा। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा तथा गुजरात के अन्य भाग, ठीक है, तो ये मुख्य केंद्र रहे थे। आगे कुछ लोगों की बात की जाए तो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी तथा आरपी गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में शामिल थे। अब यदि उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, इसी टाइम पर उषा मेहता ने बम्बई में जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था, उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि सरकारी जो भवन है, संचार यातायात के जो माध्यम हैं, अन्य सरकारी प्रतिष्ठान पर हमले किए जाएं यहाँ पर, और जो व्यक्ति सरकार के समर्थन में है या सरकार के लिए जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। अब इसी के साथ में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, तो इसी के साथ में कुछ जगह पर समानांतर सरकारें बनाई गई। तो आप देखिए कि जो यहाँ की जो भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई। तो वो थी आपकी कुछ जगह पर, जैसे आपका देखेंगे, पहला है आपका बलिया, जहाँ पर एक सप्ताह के लिए पैरेलल गवर्नमेंट बनी अगस्त 1942 में। अगला था आपका तामलुक, जो मिदनापुर आपका वेस्ट बंगाल में है, वो दिसंबर 1942 से सितंबर 1944, मतलब ये आप कह सकते हैं कि 2 साल के लिए सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चली। फिर आपकी सतारा जो महाराष्ट्र में है, तो देखिए आप बलिया डिस्ट्रिक्ट बलिया है आपका बिहार का, तामलुक है आपका वेस्ट बंगाल का, और आपका सतारा है मध्य प्रदेश का। तो इन 3 जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई गई। ठीक है, जबकि सतारा की जो सरकार थी उसे प्रति सरकार के नाम से भी पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित की गई, और इसकी जो स्थापना थी आपकी वाई बी चौहान और नाना पाटिल इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। अब यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं समर्थन देने में पीछे नहीं रहा। और आपके उद्योगपति थे, आपके सामान्य ग्रामीण थे, ट्रेन चालक थे,
ठीक है, इन सब ने यहाँ इसमें मदद की। जो आपके शिक्षित जो विद्यार्थी थे, युवा वर्ग था, उसने भी मदद की, और पुलिस तथा सरकारी अधिकारियों सभी ने आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। ठीक है, तो आप ये महत्वपूर्ण बात याद रखें कि भारत छोड़ो आंदोलन में पुलिस एवं सहकारी सरकारी जो आपके अधिकारी थे, जो गवर्नमेंट आपके जो ऑफिसर्स थे, इन्होंने भी मदद की थी। अब आंदोलन में जनता की भागीदारी की बात की जाए तो इसमें आप मुख्य मुख्य जो आप बिंदु लिखेंगे वो आपके होने वाले हैं। युवक होंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाई। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने भी, स्कूल और कॉलेज की छात्राएं थी, उन्होंने आंदोलन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अन्य महिलाओं में अरुणा आसिफ अली, सुचिता कृपलानी और उषा मेहता के नाम प्रमुख है। किसानों की बात की जाए तो किसानों ने, पूरे देश में किसान इस आंदोलन की जान थे। किसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी ने आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी निभाई। इसीलिए ये आंदोलन सबसे ज़्यादा सफल हुआ। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया। देखिए आप, किसान और जमींदार जब दोनों एक साथ यदि किसी आंदोलन में भाग ले रहे हैं तो उस आंदोलन का एक अच्छे दर्जे का आंदोलन बनना एक निश्चित स्वाभाविक बात है। और विशेषकर यदि बात की जाए तो दरभंगा के राजा, जो काफ़ी बड़े जमींदार भी थे, किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही अपना निशाना बनाया तथा जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कोई हिंसा जो प्रदर्शित नहीं की थी, कोई शो नहीं की थी। बंगाल में आप मिदनापुर देखिए, बिहार महाराष्ट्र में आप सतारा देखिए, आंध्र प्रदेश गुजरात केरल और यूपी के किसान जो थे वहाँ पे गतिविधियाँ प्रमुख केंद्र थे। अब यदि सरकारी अधिकारियों की बात की जाए तो आप जो प्रशासन या पुलिस के निचले तबके से अधिकारी संबंधित थे, उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ ही जो मुसलमान वर्ग था, मुसलमानों ने भी इसमें, इन्होंने भूमिगत आंदोलनकारियों को आश्रय दिया था। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिस्सा का नामो निशान नहीं था। आप समझ सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था, इसमें सभी संप्रदायों ने इसमें हिस्सा लिया था। कम्युनिस्ट की बात की जाए, समाजवादियों की बात की जाए तो समाजवादी भी, इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। अब ध्यान दीजिए, मुसलमानों ने इसमें सहयोग किया। कम्युनिस्ट जो थे उनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन हो, लेकिन फिर भी जो लोकल लेवल पर सैकड़ों जो आपके कम्युनिस्ट थे, उन्होंने इस जो मूवमेंट था इसमें पार्टिसिपेट किया था। देसी रियासतों की बात की जाए तो देसी रियासतें भी इसमें सहयोग इनका सामान्य रहा था, कोई ज़्यादा उत्साहवर्धन नहीं था। अब यदि सरकारी दमन की बात की जाए तो देखिए सरकारी दमन कैसे किया गया। तो आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने काफ़ी सारी नीतियां लगाई। वह आंदोलन को पूरी रूप से कुचल देने की नीति पर उतर गए। मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था, लेकिन सरकार की दमनात्मक जो कार्रवाई थी वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। प्रदर्शन जो कारी थे उन पर निर्दयपूर्व लाठीचार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां भी बरसाई गई, और लगभग 10,000 लोग इस आंदोलन में मारे गए। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया था, समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी थी, सेना ने कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया तथा पुलिस एवं जो आपके सीक्रेट सर्विसेज थी उनको, उनका जो साम्राज्य था कायम हो गया था। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए थे तथा लोग जो थे उनको, लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए। तो इस तरह से सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई गई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। अब यदि भारत छोड़ो आंदोलन का अपन मूल्यांकन करें, यदि इवेल्यूशन करें, तो अगला विषय जो होगा अपने चर्चा का, वो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन। तो अब देखिए, हम सीरीज जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो अपना आधुनिक भारत का इतिहास है। आपकी बुक का जो नाम है आपका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम के लेखक आप जानते हैं, स्पेक्ट्रम के लेखक हैं आपके, जो आपके लेखक हैं राजीव अहीर जी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और जो संपादक है कल्पना राजाराम है। तो इसका अपना 23वां अध्याय चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये अपना ऑडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो इसलिए हम करेंगे इसको संक्षिप्त में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मूल्यांकन था, जो कि आपकी आईएएस पीसीएस जो एग्जाम्स होती हैं उनमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का इवेल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे देखिए कि जो मुख्य केंद्र थे आंदोलन के वो थे आपके ईस्टर्न यूपी, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो देखिए आप, आपका वेस्टर्न जो आपके राजस्थान है, जैसे आपका वेस्टर्न इंडिया है, ये इसमें शामिल नहीं था। सिर्फ ईस्टर्न यूपी, बिहार, मिदनापुर वेस्ट बंगाल का, और उसके बाद में नीचे दी जाए तो महाराष्ट्र कर्नाटक में, बाकी और राज्य इसमें मेन शामिल नहीं थे, मुख्यतः यही थे। बाकी और जो जगह थी उन पर थोड़ा थोड़ा ये आंदोलन देखा गया था। इसकी रीढ़ की हड्डी जो थे आंदोलनकारी थे वो आपके छात्र थे, मजबूर जो आपके मजदूर थे, एम्प्लॉयज़ थे, वर्कर्स थे, और आपके कृषक थे। तो तीन थे, छात्र, मजदूर और कृषक, ये इसकी आंदोलन की रीढ़ थे। जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही थे वो आंदोलन में किनारा बनाए हुए थे, तटस्थ थे। अब सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना था, सीधी सी बात है, उन्हें माना जाना था। आंदोलन से यह स्पष्ट तो हो गया था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफ़ी गहराई तक घर कर चुकी है।
आंदोलन से यह बात भी स्पष्ट हो गई थी कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्ता, जो सेल्फ एनर्जी थी, उसका कहीं ज़्यादा तत्व देखा गया। यद्यपि असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त तत्वों के विकास की संभावना को अवसर प्रदान किया था, किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह तत्व कंपैरेटिवली आपका ज़्यादा देखा गया। गांधीवादी जन आंदोलन की रणनीति यह थी कि शीर्ष नेतृत्व कार्यक्रम की योजना बना देता था तथा उसका कार्यान्वयन जनता तथा स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथों में छोड़ दिया जाता था। लेकिन यद्यपि नेतृत्व को आंदोलन छेड़ने का अवसर न मिल पाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि भाई उनको जल्दी से जेलों में डाल दिया गया था। किंतु एक बार जब कांग्रेस नेतृत्व एवं गांधी जी ने आंदोलन को परिभाषित कर दिया, सभी लोग प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने जब वो प्रस्ताव रखा था तो उसमें वो चीज़ें सब क्लियर हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक तौर पर काफी लंबे समय से इस संघर्ष की तैयारी कर रही थी, इसलिए ये सफल रहा। अब आगे बात की जाए इसी में अगले बिंदु की अपन चर्चा करते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के मूल्यांकन में तो वो देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता रही थी, वो स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया था। भाई हमें जितने जल्दी हो सके आज़ादी दी जाए। इस आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का नेतृत्व तथा भारतीय इस जो मांग थी कि संदर्भ में कभी नरम नहीं पड़े इसके बाद में। अब आगे बात की जाए तो इस आंदोलन में जन सामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी। लोगों ने अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। हालांकि 10,000 लोगों को इसमें मार दिया गया, कोड़े भी बरसाए गए, लेकिन उन्होंने जो प्रताड़ना सही वह अत्यंत बर्बर और अमानवीय थी तथा संघर्ष की परिस्थितियां भी उनके प्रतिकूल थी। किंतु आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई तथा आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। अब यदि गांधी जी के उपवास की बात करते हैं तो सरकार गांधी जी पर लगातार यह दबाव डाल रही थी कि वे आंदोलन के दौरान हो रही जो व्यापक हिंसा है के लिए आंदोलनकारियों की निंदा करें। लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी हैं। इसलिए गांधी जी ने इसी सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 से 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, अगली साल इस आंदोलन के अगली साल 1943 में 20 डेज का जो आपका फास्ट था वो गांधी जी ने स्टार्ट किया। गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में और भी ज़्यादा आक्रोश फैल गया। देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल एवं जुलूसों का आंदोलन किया गया। विदेशों में भी गांधी के उपवास की खबर से व्यापक जो प्रतिक्रियाएं हुई थी वो देखने को मिली। सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की गई। वॉयसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 3 सदस्यों ने त्यागपत्र भी दे दिया था। गांधी जी के उपवास से जो मेन चीज़ें हमें हासिल हुई वो देखिए क्या है। तो 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हासिल हुई वो थी कि पहला था जनता के मनोबल में वृद्धि हुई। दूसरा, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं प्रखर हो गई। तीसरा, इससे राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया गया। और चौथा है आपका सरकार की सर्वोच्च एवं दम्भ की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया। सरकार गांधी जी से किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं थी। सरकार नहीं चाहती थी कोई भी तरह का एग्रीमेंट हो, इसलिए तो उन्होंने सबसे पहले जेल में डालना ठीक समझा। तो ये तथा वह यह मानकर चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी। तो अंग्रेज देखो कितने वो थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, कि उन्होंने सोचा कि यदि गांधी जी फास्ट रखेंगे तो गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तथा उसकी साम्राज्यवादी नीति का सबसे बड़ा जो कांटा है वो दूर हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने विरोधियों को मात दे दी तथा मरने से इनकार कर सरकारी मंसूबों पर पानी फेर दिया, ठीक है, और अपना फास्ट तोड़ दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं यदि आज़ाद हिंद फौज की, तो आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं तो उससे पहले हम कहेंगे कि आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आईएनए कहते हैं, उसकी स्थापना का विचार सबसे पहले जिस आदमी के दिमाग में आया वो था मोहन सिंह, ठीक है, जो जिसका मलाया में आया था, मलेशिया मलाया पेनिनसुला जो है, तो मलाया में आया था मोहन सिंह के दिमाग में। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, लेकिन बाद में जाके उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश जो सेना थी उसमें सेवा करने के स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निकालने का डिटर्मिनेशन उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था। अब यदि इसमें चरणों की बात की जाए तो आज़ाद हिंद फौज की जो 2 चरणों में अपन यहाँ पे स्थापना की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे 1943 के अकाल की, फिर करेंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 की, फिर जिन्ना की जो आपकी आपत्तियां थी उसकी भी बात करेंगे, फिर आपका जो देसाई लियाकत जो पैक्ट था उसकी भी अपन डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे विवल योजना क्या थी, और इसके बाद में हम बात करेंगे
कि इस जो पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो उसको शॉर्ट में अपन करेंगे। अब यदि आज़ाद हिंद फौज का फर्स्ट चरण देखें तो देखिए, जापानी सेना ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ कर दिया तो वे उन्हें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे थे। मोहन सिंह सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के पश्चात मोहन सिंह को 45,000 युद्धबंदी प्राप्त हुए। देखिए आप कितनी सेना इन्होंने इकट्ठी की है, 45,000, 45,000 युद्धबंदी इन्हें प्राप्त हुए भारतीय। यह घटना अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इनमें से 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने को राजी हो गए थे। 5,000 नहीं हो पाए थे, लेकिन लगभग 40,000 इसमें राजी हो गए थे भारतीय सेना बनाने, जिसे हम आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने निश्चय कर लिया था कि वे कांग्रेस और भारतीय द्वारा आमंत्रित किए जाने के पश्चात ही कार्रवाई करेंगे, खुद की मर्जी से नहीं करेंगे। बहुत से लोगों का यह भी मानना था कि आज़ाद हिंद फौज के कारण जापान साउथ ईस्ट एशिया के में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जापान जो है वो जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या भारत पर अधिकार करने के बारे में नहीं सोचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए गए। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। इस समय तक जापान यह योजना बनाने लगा था कि भारत पर आक्रमण किया जाए। भारतीय सैनिकों के संगठित होने से जापान अपनी योजना को मूर्त रूप देने हेतु उत्साहित हो गया, क्योंकि भारतीय जो सैनिक थे वो इसमें संगठित हो गए थे। लेकिन दिसंबर 1942 तक आते आते आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के प्रश्न पर मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों तथा जापानी अधिकारियों के बीच तीव्र मतभेद पैदा हो गए। दरअसल जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो, मतलब सिर्फ नाम के लिए भारतीय सेना हो, तथा उनकी संख्या 2,000 तक सीमित रखी जाए। लेकिन मोहन सिंह का उद्देश्य 2,000 नहीं अपितु 2 लाख सैनिकों की फौज तैयार करने का था। तो इसलिए अपन इसके द्वितीय चरण की बात करते हैं कि द्वितीय चरण में जो स्टार्ट हुआ आपका 2 जुलाई 1943 को, तो वो सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने पर स्टार्ट हुआ। अभी तक बात अपन मोहन सिंह की कर रहे थे, अभी बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। दूसरा चरण इन्होंने स्टार्ट किया 2 जुलाई 1943 से सिंगापुर पहुंचने पर। इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता को भी छोड़ दिया था तथा 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए दल का गठन कर लिया था। अब 1940 के बाद में 1941 मार्च में वे भारत से भाग गए, जहां उन्हें नजरबंद बनाया कर रखा गया था। भारत से पलायन के पश्चात उन्होंने रूसी नेताओं से मुलाकात कर ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने की मांग की। जब जून 1941 में सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जो बॉस थे वो जर्मनी चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने फरवरी 1943 में वे जापान पहुंचे। उन्होंने जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र जो आपका संघर्ष था उसकी स्टार्ट करने की मांग की। जुलाई 1943 में बॉस सिंगापुर पहुंचे, जहां रास बिहारी बॉस और अन्य जो लोग थे उनकी मदद की। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीयों तथा बर्मा मलाया सिंगापुर के भारतीय युद्धबंदियों ने उन्हें महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। ध्यान कीजिए, अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में यदि अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया तो वो था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया गया। अब रंगून आपका आपके म्यांमार में है। धुरी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान की। जो आपके जो धुरी राष्ट्र थे उन्होंने इसको मान्यता भी प्रदान कर दी थी। सैनिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया तथा फौज के लिए पैसा भी इकट्ठा किया गया। नागरिकों को भी सेना में भर्ती किया गया। स्त्री सैनिकों का भी एक दल था, उसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। कब मांगा, ध्यान दीजिए, 1944 जुलाई में। भारत छोड़ो आंदोलन के 2 साल बाद 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मांगा कौन सा आशीर्वाद, कि वो था आपका भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के रूप में। अब शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की बटालियन जापानी फौज के साथ भारतीय भारत बर्मा सीमा पर हमला के करने के लिए इम्फाल भेजी गई, किंतु यहाँ भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल रसद हथियारों से वंचित रखा गया अपितु जापानी सैनिकों के निम्न स्तरीय काम करने के लिए भी उन्हें बाध्य किया गया। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। इम्फाल अभियान की विफलता तथा जापानी सैनिकों के पीछे लौटने से इस बात की उम्मीद समाप्त हो गई कि आजाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिला सकती है। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के पश्चात जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया तथा उन्हें कठोर दंड देने का प्रयास किया गया, तो भारत में उनके बचाव में एक सशक्त आपको जन आंदोलन था वो स्टार्ट हो गया था। अब इसी के बाद में यदि बात करते हैं 1943 के अकाल की, तो इस अकाल से सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र था वो आपका दक्षिण
पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र क्षेत्र था, जिसे हम साउथ वेस्ट बंगाल कहेंगे, जिसमें तामलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र था। ढाका, फरीदपुर, त्रिपुरा एवं नोआखाली सम्मिलित थे। अनुमान के हिसाब से इस भीषण अकाल में 15 से 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, और मरने वाले अधिकांश थे महामारी, जो कि आपकी मलेरिया, हैजा, चेचक, कुपोषण एवं भूख के कारण मारे गए थे। और इसके जो कारण उत्तरदायी थे वो तीन मुख्य कारण थे। पहला था आपका युद्ध प्रचार एवं युद्ध व्यय के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई थी। बर्मा और जो साउथ ईस्ट एशिया में चावल का आयात बंद हो गया था वहाँ से। राहत कार्य जो थे वो आपके बहुत लेट स्टार्ट हुए और वो भी इफिशिएंट नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। केंद्र सरकार ने इसे प्रांतीय जिम्मेदारी कहकर कोई सहायता नहीं की। ठीक है, और साथ ही सहायता कार्य मुख्यतः बड़े शहरों में ही चलाया गया। धन के अभाव के कारण सहायता कार्य सीमित रहे। इन सभी कारणों से जो अकाल था वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया था। अब यदि 1944 की जो घटना थी वो थी आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला। इसकी यदि बात की जाए तो इस बीच संवैधानिक गतिरोध को हल करने के प्रयास बराबर चल रहे थे। ठीक है, संवैधानिक गतिरोध जो इसकी सॉल्व करने के लिए क्रिप्स मिशन आया था, तो उसी के सॉल्व करने के लिए बराबर प्रयास चल रहे थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी समस्या के समाधान हेतु किए गए। तो क्या थे आपका व्यक्तिगत स्तर पर गतिरोध को हल करने हेतु कुछ सुझाव जो दिए गए तथा जो प्रस्ताव पेश किए गए वो थे आपके कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सी राजगोपालाचारी थे एक्चुअली। सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु, ध्यान दीजिए किस किस के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर जिसके नाम उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। अब ये जो फार्मूला था वो इनडायरेक्टली पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसे उन्हीं के नाम पर सी राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना गया। और यह फार्मूला इनडायरेक्टली पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। ध्यान दीजिए, राजगोपालाचारी फार्मूला जो था वही आपका इनडायरेक्टली पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान की कंसेप्ट का ही आपका क्या था, एक प्रस्ताव था। अब आगे गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया था। ठीक है, गांधी जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। इस फार्मूले की मुख्य विशेषता क्या क्या थी वो देखिए कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। ठीक है, इसी के साथ में भारत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। प्रांतों में जो अस्थायी सरकारें बनानी थी उसमें मुस्लिम लीग हेल्प करे। युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके बाद में कमीशन नॉर्थ ईस्ट तथा उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में है, मतलब आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान एक तरीके से। उस क्षेत्र में जनमत संग्रह सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह भी तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। भाई ये भी पूछा जाए कि वो होना चाहते हैं या नहीं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे कि आपका जो डिफेंस है, कॉमर्स है, आपका जो कम्युनिकेशन है और आपका जो ट्रांसपोर्ट है इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई समझौता हो जाए। ये बातें उन्हीं उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत की पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। मतलब स्वतंत्रता नहीं मिलती उससे पहले ये जो स्थिति है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद ही ये चीज़ें सब स्वीकार की जाएंगी। अब जिन्ना की इसमें आपत्ति क्या थी? जिन्ना की आपत्ति थी कि वो चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। उन्होंने यह भी मांग की कि उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो कि आपके बाद में पाकिस्तान बांग्लादेश बनने वाले थे, में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन के विचार का भी विरोध किया। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि भाई जो केंद्र में एक मिली जुली सरकार बने कांग्रेस की और आपकी मुस्लिम लीग की। वो चाहते थे कि नहीं, दोनों में सरकारें साझा, केंद्र में सरकार साझा नहीं होनी चाहिए, और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट और आपका नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे मुसलमान को ही वोट देने का अधिकार मिले। ये जो आपके जिन्ना थे वो चाहते थे। ठीक है, और कांग्रेस जिन्ना ये भी चाहते थे कि कांग्रेस जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी कि भारतीय संघ को फ्रीडम मिल जाए। इसलिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत थी, लेकिन लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उसका संपूर्ण ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर ही केंद्रित था। ठीक है, तो आप देख लीजिए हिंदू नेताओं जैसे वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फार्मूले की तीव्र आलोचना की। कि जो राजगोपालाचारी फार्मूला था ये एक व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास था। राजगोपालाचारी जो थे वो आपके गांधी जी थे, उनके समर्थक थे, उनके बहुत ही उनकी विचारधारा पर चलने वाले थे। और राजगोपालाचारी का जो फार्मूला था 1944 में आया, इसको गांधी जी का भी समर्थन प्राप्त था। इसीलिए बार बार में सुना जाता है
कि जो भारत पाकिस्तान देश बना है वो गांधी जी की वजह से ही बने, तो इसी तथ्य के आधार पर कहा जाता है। अब यदि देसाई लियाकत समझौते की बात की जाए तो आप देखिए कि अभी जो गतिरोध थे कांग्रेस के और आपके मुस्लिम लीग के, वो भी उनको दूर करने का प्रयास चल रहा था। इन्हीं प्रयासों के तहत जो आपकी केंद्रीय विधानमंडल, जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो आपका असेंबली थी, में कांग्रेस के नेता भूला भाई देसाई केंद्रीय विधानसभा में ही मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान से मिले, तथा दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, कि गठन हेतु प्रस्ताव तैयार किया। तो देखिए इंटरिम गवर्नमेंट के यदि प्रस्ताव की बात की जाती है तो वहाँ बताएंगे आप कि देसाई लियाकत वो समझौता था। और इस प्रस्ताव में क्या क्या गया, इसके प्रावधान थे कि इसके दो प्रावधान थे कि अंतरिम जो सरकार होगी उसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों जो केंद्रीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ठीक है, और साथ में ही सदस्यों में 20% स्थान आपकी जो माइनॉरिटी है उनके लिए आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस समझौता प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य कोई सहमति होने की तो दूर रही, दोनों के मध्य मतभेद और गहरे हो गए। बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ तथा विभाजन की धारणा और पुष्ट हो गई। ठीक है, तो ये बात तो थी देसाई और लियाकत की, जिन्होंने जो आपकी जो केंद्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, मिलकर इन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये प्रस्ताव जो था वो बाद में विभाजन की धारणा को और भी पुष्ट कर गया। तो यदि बात की जाए कि विभाजन में के लिए कौन सा समझौता एक तरीके से जिम्मेदार समझा जाता है, तो आपका देसाई लियाकत समझौता और आपका राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। अब यदि वेवेल प्लान की बात की जाए तो वेवेल प्लान आपका 1944 में जो घटनाएं हुई थी, देखिए 1944 में मई में यूरोप में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ब्रिटेन से चर्चिल के नेतृत्व में जो आपकी रूढ़िवादी सरकार थी वह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह हल कर लिया जाए। इसलिए वायसराय जो लॉर्ड वेबल थे, उनसे कहा गया कि वो इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करें। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, अभी जो रूढ़िवादी सरकार है जो ब्रिटेन में 1945 की बात चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो समाप्ति की अवस्था पर है, लेकिन फिर भी भारत पर जापान के आक्रमण का डर बना हुआ है। इसलिए चर्चिल की जो सरकार है, रूढ़िवादी सरकार, वो चाहती है कि भारत की जो संवैधानिक प्रश्न जो है कि यहाँ पे संविधान बने, देश आज़ाद किया जाए, तो जो संवैधानिक क्वेश्चन जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था, उसको किसी तरह सॉल्व कर लिया जाए। इसलिए लॉर्ड वेबल जो यहाँ पे वायसराय थे, उनसे कहा गया कि आप इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श करो और समझौता का कोशिश करो। 1942 में कोई समझौते की बात नहीं थी, लेकिन अभी समझौते की बात की जा रही है। जून 1945 में सभी कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। अब यदि बात की जाए, लास्ट में हम बात करेंगे कि सरकार समस्या के समाधान हेतु क्यों तत्पर थी। भाई पहले तो नहीं थी 1942 में, लेकिन अब क्यों तत्पर हुई, तो इसके मुख्य कारण जो है आप देखते हैं कि ये थे आपके तीन मुख्य कारण थे। देखिए वो थे आपके कि 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाले थे 1945 के बीच में। ठीक है, रूढ़िवादी जो थे आपके, वो यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे समस्या के समाधान हेतु गंभीर है। दूसरा चीज़ कि विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर लगातार यह दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। ठीक है, और तीसरा था आपका कि सरकार भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ना चाहती थी जहां वो अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। तो तीन चीज़ देखिए आप, एक तो इलेक्शन होने वाले थे, तो रेडिकल जो रूढ़िवादी थे वो चाहते थे कि भाई वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके गंभीर हैं। दूसरा, काफ़ी सारे देशों का ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत का भी समर्थन प्राप्त करे। और तीसरा था आपका कि भारतीयों की जो ऊर्जा थी उसको ऐसी डायरेक्शन में मोड़ना कि वो अंग्रेजों के लिए फायदा पहुंचाए। तो ये तीन कारण थे, इसलिए सरकार चाहती थी कि समस्या के समाधान जल्दी से किया जाए। अब यदि योजना की बात की जाए तो सरकार की ओर से जब नया संविधान जब तक नया संविधान नया बने, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव है उसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया कि भाई जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक वायसराय के एग्जीक्यूटिव को ही दोबारा से बना लो। इसी उद्देश्य से वायसराय जो लॉर्ड वेवल थे, उन्होंने जून 1945 में शिमला में एक समझौता किया, सम्मेलन किया, सॉरी समझौता नहीं, सम्मेलन किया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। वेबल योजना के मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे, तो हम देखेंगे कि मुख्य प्रावधान छह थे। पहले बात करेंगे अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल जो जीजी एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। अपवाद स्वरूप जो गवर्नर जनरल है और कमांडर इन चीफ है, इनको छोड़ के बाकी जो एग्जीक्यूटिव के सदस्य होंगे वो भारतीय होंगे, बाकी ये जो लोग होंगे ये आपके ब्रिटिशर्स होंगे। परिषद में हिंदू या मुसलमानों की संख्या बराबर रहेगी।
पुनर्गठन जो परिषद होगी, पुनर्गठित परिषद जो होगी आपकी वायसराय की, उसमें देखिए 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। जो इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्म में ही ये जो पुनर्गठित परिषद है आपकी वायसराय की, ये 1935 के अधिनियम के ढांचे में ही काम करेगी। यद्यपि गवर्नर जनरल का जो वीटो समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसका प्रयोग करना जरूरी भी नहीं होगा। ठीक है, तो वीटो समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन उसका यूज भी जरूरी नहीं होगा। राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा बुलाई जाएगी ताकि एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। परंतु यदि यह इस मामले पर आम सहमति न बन सके तो इस कार्य के लिए अलग अलग सूची भी प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि एक जो कंबाइंड आपकी असेंबली की जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज की, और उनसे कहा जाएगी कार्यकारिणी में किस किस को नियुक्त किया जाना है एग्जीक्यूटिव में। जो क्योंकि इसको आपको जो इंटरिम गवर्नमेंट था उसकी तरह काम करना था, इस बात की पूरी संभावना रखी गई थी कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होगी, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन यदि ब्रिटेन में युद्ध जीतता है तो नए संविधान के निर्माण की आवश्यक जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा। अब मुस्लिम लीग की जो रिएक्शन थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए। भाई मुस्लिम लीग तो यही चाहती है हमेशा कि भाई जो आपका जो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि लोगों लीग को ही समस्त, मतलब ये नहीं चाहती थी कांग्रेस में मुसलमान हो, लीग चाहती थी कि सिर्फ मुस्लिम लीग में ही मुसलमानों को इसको प्रतिनिधि माना जाए। और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वायसराय की जो सूची है उसमें मुस्लिम मुस्लिम लीग से बाहर का कोई, मतलब कोई बाहर सेलेक्ट करना चाहता है जो आपके राजनीतिक दलों की संयुक्त सभा थी, उससे नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ आपकी जो मुस्लिम लीग है उसी से ही उस प्रतिनिधि की जो सूची थी मुसलमानों की वो उसको बनाया जाना चाहिए। लीग को इस बात का डर था कि अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां, सिख और ईसाई आदि के प्रतिनिधि होने थे, जिससे प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी कि और जो धर्मों को वहाँ पे भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये डर था मुस्लिम लीग को। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पंजाब के संघवादी दल में मलिक हिज्र हयात खान जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वेवेल उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, पंजाब की जो संघवादी दल थे उनके जो मलिक हिज्र हयात खान थे, मुस्लिम लीग में नहीं थे, लेकिन फिर भी वेवेल जो है उन्हें एग्जीक्यूटिव में रखना चाहते थे क्योंकि वो एक पंजाब के संघवादी दल को रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस की इसके प्रति रिएक्शन जो थी वो ये थी कि कांग्रेस ने यह कहकर वेवेल योजना का विरोध किया था कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। भाई जो वेवेल था वो कहना चाहता था कि जो एग्जीक्यूटिव जो बनेगी तो उसमें जो दल बनेगा तो उसमें जो ये है, इसका प्रयास ये है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह भी मांग रखी थी कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सके। मतलब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो सिर्फ हिंदू धर्म से दल से रिलेटेड हो, वो चाहती थी कि सभी संप्रदाय से इसमें लोग हों। ठीक है, जबकि मुस्लिम लीग का आपने देखा ही है कि वो चाहते थे सिर्फ मुस्लिम लीग के ही लोग उस प्रतिनिधि सभा में बनाया जाए, एग्जीक्यूटिव में बनाया जाए। वेवेल की भूल क्या थी? वेवेल की भूल ये थी कि वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन जो कि 1945 में हुआ था असफल कहकर समाप्त किए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति और मजबूत हो गई। ठीक है, वही वेवेल ने खुद ने कह दिया कि जो सम्मेलन है वो सफल नहीं हुआ है, इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका परिणाम 1945-46 के चुनावों से मिल गया। वेवेल के कदम से जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया। इसने ब्रिटेन की चर्चिल की नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। ठीक है, तो जो आपका जिन्ना की स्थिति में जो सुधार था उस सुधार आइडिया से और इसी से जो वेवेल की जो प्लान का फेल हुआ था, इससे ब्रिटेन की जो चर्चिल की रूढ़िवादी सरकार थी, ठीक है, उसका भी जो मुखौटा था उसको हटा दिया कि भाई जो ये इसका सिर्फ दिखावा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार करना है, जो की शर्तें मानना है, बाकी मेनली कोई प्लान नहीं है इंडिया में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का नई। ठीक है, तो आप जो आप डिस्कस किया पूरे टॉपिक में वो देखिए। हमने सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ इसकी बात की हमने, तो इसमें क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बाद में सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। इसमें युद्ध के कारण कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनमें असंतोष उससे जन्मा था। ब्रिटेन की जो हारने की अपराजयता का जो भ्रम था वो भी टूट गया था, और जापानी आक्रमण जो संभावित था उसके लिए भी भारतीय नेताओं की जनता को तैयार करने की इच्छा थी। ठीक है, फिर बम्बई 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। ठीक है, बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन की सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया प्रस्ताव को। 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन मुख्य गतिविधियां आपने देखी थी, जनता विद्रोह करने लगी थी, उतारू हो गई थी। इसके साथ में आंदोलनकारियों को
समुचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए कुछ नेताओं की भूमिगत गतिविधियां भी चलती रही थी। बलिया, तामलुक, सतारा में समानांतर सरकारें बनाई गई। समाज के विभिन्न वर्ग थे, उनकी सक्रियता ली गई। इसमें युवा, महिलाएं, श्रमिक, किसान, सरकारी सेवक, साम्यवादी सभी शामिल थे। फरवरी 1943 में गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, लेकिन और इसी के साथ 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ध्यान दीजिए, फरवरी 1943 में गांधी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया और 23 मार्च 1943 में अगले ही साल पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के दो चरणों में स्थापना की गई, पहला मोहन सिंह के द्वारा और दूसरा आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 मार्च में लाया गया। इसमें मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना चाहिए ये कहा गया, और अंतरिम सरकार को सहयोग करना चाहिए ये भी बताया गया था। युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक देशों को जो क्षेत्र है उनका आत्मनिर्धारण का अधिकार प्रदान किया जाएगा। देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, जो कमर्स, रक्षा, वाणिज्य, दूरसंचार इत्यादि जो मुद्दे हैं उनके लिए कॉमन सेंटर के से किया जाएगा इनका संचालन। इसी के साथ में जिन्ना ने फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। जब किसी राजगोपालाचारी जो फार्मूला था वो सिर्फ एक इंडिविजुअल फार्मूला था। फिर देसाई लियाकत समझौता हुआ था, इसमें भी बताया गया कि केंद्रीय जो एग्जीक्यूटिव है में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों का समान प्रतिनिधित्व हो, 20% स्थान आपके माइनॉरिटी के लिए भी दिया जाए। तो ये था आपका देसाई लियाकत समझौता। ये चाहते थे कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। वेवेल की योजना क्या थी? तो वेवेल की योजना आपका शिमला जो एग्रीमेंट हुआ था, शिमला सम्मेलन जून 1945 में, तो उसमें अपवाद स्वरूप जो जीजी था और आपका कमांडर इन चीफ था उसको छोड़कर बाकी सभी भारतीय हो सकते हैं, और परिषद में हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी थी कि परिषद के सभी मुसलमानों का मनोनयन वह स्वयं करेगी तथा उससे कार्यकारिणी परिषद में सांप्रदायिक जो आपके निषेधाधिकार है की मांग की जाएगी। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था कि वेवेल योजना उसे विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल घोषित करने का प्रयास है, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इसमें सभी संप्रदायों के लोग शामिल हों। तो इस चर्चा का विषय हमने समाप्त किया, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिस्कस किया। आपने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी उसके बारे में हमने इसमें डिस्कस किया। इसी के साथ में हमने लास्ट में किया कि वेवेल प्लान कैसे 1945 के शिमला एग्रीमेंट जो कि आपका वेवेल प्लान भी कहलाता है, कैसे इसका एस्टेब्लिश किया गया और कैसे ये फेल हुआ। तो ये चीज़ हमने देखी। तो इसी के साथ हमारे टॉपिक की समाप्ति होती है। अगला जो टॉपिक होगा हम उसमें बात करेंगे कि जो युद्ध के बाद में जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में जो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य का है क्या है, तो ये अपना 24वां अध्याय होगा, युद्धोत्तरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपका स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत की बुक है, जिसके टॉपिक को हम एक ऑडियो बुक के फॉर्म में आप तैयार कर रहे हैं। आपका सहयोग मिलिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, इतना समय बनाए रखने के लिए, समय देने के लिए और अपना फोकस बनाए रखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।